Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my another lecture. I hope you all are enjoying studying with me. ठीक है, अच्छे से समझ भी आ रहा है और एनसीईआरटी भी तुम लोग टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो. पता नहीं कितनी बार तुमको याद दिलाना पड़ता है, हर लेक्चर में एक बार मैं ये बात बोल ही देती हूँ. चलो तो हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, शुरू करते हैं. आज हमने कहाँ छोड़ा था भाई? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे छोड़ा था. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन बेटा मैंने तुमको बताया था क्या होता है. डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से. ठीक है, उस प्रोसेस को द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, अब देखो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था तब मेन एंजाइम कौन था बच्चा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो मेन एंजाइम कौन होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. समझ गए? तो देखो, हाँ आगे आएगा फिर बताऊंगी. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA. डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो कैसे डिफाइन होता है? प्राइमरीली एक 3 रीजन्स होते हैं डीएनए के: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. प्रमोटर जो प्रमोट करेगा, स्ट्रक्चरल जीन आगे काम पता चलेगा, टर्मिनेट जो प्रोसेस को एंड करेगा. ठीक है, देखो क्या लिखा है. देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड. एक मिनट. There is convention in defining the two strands of the DNA in the structural gene of a transcription unit. कि भाई ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है DNA in the structural gene of a transcription. देखो अगर हम बताएं ना DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं तो उनको नाम दिया जाता है. जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस करवाना तो DNA के दोनों स्ट्रैंड का कुछ पर्टिकुलर नाम दिया होगा. ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन कौन सी है ये पता कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ कन्वेंशन होता है जिसके बाद हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को डिफाइन करेंगे. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सी स्ट्रक्चरल जीन है वो बात हमको पता चलेगी. कैसे? डिफाइन करने से, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को डिफाइन करने से हम लोगों को स्ट्रक्चरल जीन कौन सी है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये बात पता चलेगी. आई होप दिस इज क्लियर. देन है सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी. माना हम लोगों को पता है कि दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी होगी और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटेलाइज कर सकता है पॉलीमराइजेशन को एक डायरेक्शन में, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये बात मैंने तुमको बता दी थी. तो टेम्पलेट कौन सा होगा? जैसे कि रेप्लिकेशन फॉर्क देखा था. एक मिनट, जैसे कि ये वाला था 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम कर रहा था तो फॉर्क कौन सा था? फॉर्क का टेम्पलेट जो था उसका कौन सा स्ट्रैंड था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो देखो यहाँ क्या लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम तो करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट वो स्ट्रैंड कौन सा होगा? कौन से स्ट्रैंड के ऊपर, कौन सा टेम्पलेट वाला जो स्ट्रैंड है वो उसकी क्या पोलैरिटी होगी? उसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम. वो क्या किस तरह काम करेगा? टेम्पलेट मतलब जिसको देख के नया डीएनए बनाया जाएगा. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बच्चों काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है डीएनए का, दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं. जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रह गई एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, जिसका सीक्वेंस आरएनए के जैसा होगा बस थायमिन की जगह क्या होगा? यूरैसिल होगा. इज अ डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. उसको ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डिस्प्लेस कर दिया जाएगा. स्ट्रेंजली ये वाला जो स्ट्रैंड है, अब देखो एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही हमारे लिए काम कर. टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के नया स्ट्रैंड बना दिया जाएगा, नया जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वो बन जाएगा. तो दूसरा जो स्ट्रैंड है उसको रिप्लेस ही कर रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है, बट स्टिल वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है ना, विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, बट स्टिल उसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है. तो जो स्ट्रैंड किसी भी चीज़ के लिए कोड ही नहीं कर रहा उसका नाम क्या रखा है? कोडिंग स्ट्रैंड. देखो कितने समझदार लोग हैं हमारे दुनिया में, मतलब कंफ्यूज करने का एक तरीका नहीं छोड़ा इन्हें कि भाई बच्चों को फंसाना है जैसा भी. बट समझो, कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग. ठीक है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जितने भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देख के रेफरेंस पॉइंट रखेंगे हमारे, जो हमारी सहूलियत के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट हम लोग नाम देंगे. किसको देख के नाम देंगे? कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही नाम देंगे. इज मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड बता दिया है. टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन. देखो ये दिया है तुमको, एक तो इसमें है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला किसकी तरह काम करेगा? टेम्पलेट की तरह. 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग की तरह. कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबोव डीएनए. क्या तुम लोग इस डीएनए से बना हुआ आरएनए बना सकते हो? टेम्पलेट को देख के बनाते जाओ. ए के बाद क्या आएगा? यू, टी के बाद ए, फिर जी, जी है तो सी आ जाएगा यहाँ पे. तो इस टेम्पलेट को देख के जस्ट इसके आगे जो आता है बेस पेयरिंग का कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला नेचर तुमको पता ही है ना, तो उसको देख के हम लोग बता सकते हैं. अब देखो स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है. तो ये वाला क्या है? टेम्पलेट है.
ये जो स्ट्रैंड है ये कौन सा है बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला है कोडिंग स्ट्रैंड, याद रखना है, याद रखना है। एरो भी याद रखना है, ये नंबर भी याद रखना है एरो के साथ। तो ये प्रमोटर होगा, ठीक है। प्रमोटर कहाँ होगा, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर वाले, मतलब 5 है। अपस्ट्रीम वाले हिस्से पे कौन होगा, प्रमोटर होगा। डाउनस्ट्रीम वाले हिस्से पे कौन होगा, टर्मिनेटर होगा। बाकी की पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये प्रमोटर वो हिस्सा है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और टर्मिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर, हाँ ये लाइन तो मैंने बोल दी थी ना, जो प्रमोटर और टर्मिनेटर हैं, फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, फ्लैंक का मतलब होता है बेटा घेरे रखना। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन को घेरे हुए रखते हैं। अभी देखा था ना अपन ने, जैसे कि बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, इधर प्रमोटर इधर टर्मिनेटर, तो उन्होंने घेर के रखा है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को, किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। प्रमोटर कहाँ है, 5 प्राइम एंड पे है, किसके, स्ट्रक्चरल जीन के, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। 5 प्राइम एंड पे किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के, तो मतलब अपस्ट्रीम पे है। पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हमने बता दिया। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए का वो सीक्वेंस है जहाँ पर, जो प्रोवाइड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई यहाँ आके जुड़ना है तेरे को। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। और प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, ये बात हम लोगों को बताती है कि भाई ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है या फिर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। बाय स्विचिंग द इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, अगर हम टर्मिनेटर की पोजीशन इससे बदल देंगे, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी रिवर्स। तो डेफिनेशन जो है कोडिंग और टेम्पलेट की वो भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन ऐसे नहीं हमने रैंडमली कहीं पर बिठा दिया, उन दोनों को फिक्स पोजीशन है, डेफिनेट पोजीशन है, उनकी वजह से ही टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया गया है, उनकी पोजीशन के बेसिस के ऊपर ही। अगर वो हमने बदल दिया तो उसके बाद कोडिंग और टेम्पलेट की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। हम सॉरी। टर्मिनेटर कहाँ है, 3 प्राइम एंड पे है, डाउनस्ट्रीम पे ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने बता चुकी हूँ कि 3 प्राइम एंड के ऊपर कौन प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम वाले हिस्से पे कौन प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हम लोगों ने बताया है, अगर टर्मिनेटर होता है, मतलब होता है, ये टर्मिनेटर क्या बताता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। यहाँ पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के पास, प्रमोटर के पास या टर्मिनेटर के पास, ठीक है। Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing the regulation of gene expression। जब हम जीन एक्सप्रेशन वाला चीज़ पढ़ेंगे उस टाइम पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। हम लोगों को कोई शक नहीं है कि भाई जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए। तो भाई डीएनए के टर्म्स में जीन को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। जो डीएनए सीक्वेंस कोड करते हैं टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल के लिए, वो भी डिफाइन होते हैं एक जीन की तरह। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocystronic. However, by defining a cistron क्या है, ये डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन के लिए कोड करता है। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको हम मोनोसिस्टोनिक कह सकते हैं। मोस्टली किस में होता है, यूकैरियोट में। पॉलीसिस्टोनिक कह सकते हैं, मोस्टली किस में होता है, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट में। पी इन यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होती है उसके पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं ना जिसको, तो इंटरप्टेड मतलब एकदम क्लियर कट सा विजन नहीं है, बस बीच में कुछ अड़चने सी हैं, है ना। तो यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन में कुछ बाधाएं हैं। द जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट, तो यूकैरियोट के अंदर जो जीन्स हैं वो स्प्लिट है। स्प्लिट मतलब कि आधे खराब हैं आधे अच्छे हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस द सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन। जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में काम आएंगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस कोडिंग सीक्वेंस को और एक्सप्रेस सीक्वेंस को नाम दिया है बेटा एक्सोन्स। एक्सोन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो एकदम मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए बनेगा उसको कोड करने के लिए,
उसके अंदर कौन आएंगे, उसके अंदर आएंगे एक्सोन्स। एक्सोन्स ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर दिखाई देंगे। एक्सोन्स के बीच में, एक्सोन अच्छे वाले, उनके बीच में कौन होता है, इंट्रोन्स। इंट्रोन्स गंदे वाले, इंट्रोन्स को हमें हटाना है। तो इंट्रोन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रोन्स जो होते हैं वो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, मतलब वो बीच बीच में खाम का अपनी मर्जी से घुसे हुए हैं, है ना। जैसे कि शादी के अंदर फूफो का नाक, शादी के अंदर तुम्हारी बुआ जी लड़ने के लिए आ जाती है बात बात पे, है ना। तो और तुम्हारे तियारे में तुम्हारे रिलेटिव्स की टांग, इस तरीके से। तो वो बहुत इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, हम लोगों को उसको हटाना है। तो ये चीज़ें मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आती हैं, ठीक है। तुम लोग जब सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद तुमको ये टांगें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। तो इंट्रोन्स वो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, वो खराब वाले सीक्वेंसेस जिसको हमें हटाना ज़रूरी है, और मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं दिखाई देंगे। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म ऑफ और डीएनए सेगमेंट। तो ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये आगे हमको और कॉम्प्लिकेट कर देता है। क्या, डीएनए सेगमेंट के टर्म्स में जीन को बता पाना ये हमारे लिए और कॉम्प्लिकेट हो गया। किस वजह से, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की वजह से। आगे क्या लिखा है बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, एक मिनट हमारा पेन किधर गया, ओके। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का हमारे अंदर इनहेरिट होना किस चीज़ से और अफेक्ट होता है, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर से अफेक्टेड होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से अफेक्टेड होता है। स्ट्रक्चरल जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस किस हिसाब से लगे हुए हैं और प्रमोटर कैसा है, तो उसके मतलब उससे भी अफेक्ट होते हैं हमारे अंदर आने वाले कैरेक्टर। हेंस तो कभी कभी हम लोग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को रेगुलेटरी जीन्स का नाम भी दे देते हैं, इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन्स, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बेटा ये किसी भी आरएनए और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस होने के लिए, कैरेक्टर्स को इनहेरिट होने के लिए इनका भी मेन रोल होता है, ये भी उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये खुद से किसी आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, समझ गए। अब आता है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए कितने प्रकार का होता है और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया के अंदर देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएज, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तीनों के तीनों आरएनए की हमको ज़रूरत होती है अगर हमें सेल के अंदर प्रोटीन बनाना है तो। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, mRNA टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, मतलब mRNA को देख के आगे प्रोटीन बनाई जाएगी, समझ गए। टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आने का काम करेगा और जेनेटिक कोड को पढ़ेगा। जेनेटिक कोड आगे हम देखेंगे, हम भी पढ़ेंगे आगे। टीआरएनए जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और टीआरएनए का काम होता है कि भाई अमीनो एसिड को लेके आना है। एंड आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और आरआरएनए क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल या फिर कैटालिटिक रोल प्ले करता है किस टाइम पे, रेगुलेशन के टाइम पे। सॉरी आरआरएनए स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। तो 3 टाइप के आरएनए हमने पढ़ लिए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का काम क्या होता है, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। और आरआरएनए बेटा कैटालिटिक रोल और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमारे पास एक अकेला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज करता है ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। जितनी भी टाइप के हमारे पास अलग अलग आरएनए हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनको सभी को कैटलाइज करता है एक ही तरीके का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज इनिशिएशन। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, है ना। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा और शुरू करेगा इनिशिएशन वाला प्रोसेस। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सबस्ट्रेट की तरह काम में लेगा, ये डायग्राम हम बाद में पढ़ेंगे। एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। और जिस तरीके का टेम्पलेट दिया हुआ होगा उसी के ऑर्डर के हिसाब से हम आगे आगे अपना बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीमराइज करेगा इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल फॉलो करते हुए। इट सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। कभी कभी पता है आरएनए पॉलीमरेज लगभग सब काम कर सकता है ना। तो ये कई बार क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को ओपन करने का काम करता है। मैं तुमको बता देती हूँ कि डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम डीएनए के हेलिक्स को खोलने में काम आता है। फिर ऊपर जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है उसको हटाने के लिए डीएनए गायरेज या फिर डीएनए टोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम काम में आता है। ये साइड में कहीं तुम लिख लेना, ज़रूरी है इसलिए बता दिया है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कई बार क्या करता है, हेलिक्स कौन खोलता है, हेलिक्स
आरएनए पॉलीमरेज ही खोल देता है और इलोंगेशन भी करते जाता है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, थोड़ा मतलब आरएनए का थोड़ा सा हिस्सा ही उस एंजाइम से बंधा हुआ होता है। बताया था मैंने कि पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ हिस्सा ही, कुछ स्ट्रेच ऑफ आरएनए ही एंजाइम से बंधा हुआ होता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही पॉलीमरेज टर्मिनेटर वाले रीजन तक पहुंचा, द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, जो नया बना हुआ आरएनए है वो अलग हो जाता है। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज भी अपनी जगह से हट जाता है। दिस रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसके बाद टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब प्रोसेस खत्म, पैसा हजम, है ना। An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all three steps which are initiation, elongation and termination। अब बात ये है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों के तीनों प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से, क्यों और कैसे कर सकता है, ये इतना मल्टीटास्कर कैसे हो सकता है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, ये बात एकदम क्लियर है कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक काम कर सकता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। उसको इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली, वो थोड़े से पार्शियली, थोड़े बहुत टाइम के लिए इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से जुड़ जाता है, कॉइंड टर्मिनेशन फैक्टर रो। देखो ये ना, जब इनिशिएशन का टाइम आता है उस टाइम पे तो ये नकली तरीके से, ट्रांजिएंटली मतलब टेम्परेरली, है ना, टेम्परेरली इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से जुड़ जाता है, तब ये इनिशिएशन का काम कर लेता है। इलोंगेशन का ये खुद कर ही सकता है। टर्मिनेशन के टाइम पे इट बाइंड विद टर्मिनेशन फैक्टर, दैट इज रो। समझ आ गया। टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएट के लिए इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर रेस्पेक्टिवली बता दिया है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। अगर इनके साथ, इन फैक्टर के साथ इसका एसोसिएशन, इसका जो एक्चुअल काम है उससे इसको हटा के इनिशिएशन और टर्मिनेशन काम भी करवा सकते हैं, है ना। आरएनए पॉलीमरेज मान लेते हैं कि एक ही काम कर सकता है, वो तो हमें पता है एक ही काम कर सकता है, इलोंगेशन, बट इनके साथ बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पेसिफिसिटी थी कि भाई ये एक ही तरीके का काम कर सकता है, वो चीज़ खत्म हो गई, है ना। अब ये इनिशिएट भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, आगे है इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। हम लोगों को पता है, शायद नहीं पता, छोड़ो, बैक्टीरिया के अंदर जो एमआरएनए है उसको किसी भी तरीके के प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती एक्टिव होने के लिए। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, बैक्टीरिया के अंदर तो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता ही नहीं है ना किसी को, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हो तो क्या अलग, सब चीज़ें एक ही कंपार्टमेंट में हो रही हैं। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। हम लोगों को पता है बैक्टीरिया के अंदर साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कोई अलग अलग मतलब प्राइवेसी टाइप नहीं है कुछ भी, है ना, अलग अलग रूम्स नहीं है, देयर इज अ सिंपल हॉल टाइप थिंग बैक्टीरिया के अंदर। मैनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगेन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। तो कई बार क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, सेम कंपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ट्रांसलेशन का प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है जब एमआरएनए पूरी तरीके से ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं हुआ होता। जब एमआरएनए पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब भी नहीं हुआ होता उससे पहले ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बने हैं, एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो मेरे को बता देना। कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम लोग कपल कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जो डायग्राम था हम लोग देख लेते हैं। देखो 3' to 5', 5' to 3'। देखो प्रमोटर वाला आया, सिग्मा फैक्टर आया, आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ गया, तो इनिशिएशन का प्रोसेस हुआ, फिर इलोंगेशन का प्रोसेस हुआ, फिर लास्ट में रो फैक्टर निकला, आरएनए पॉलीमरेज भी निकल गया साथ साथ में, है ना। और ये येलो कलर का ये आरएनए हमारा नया बन के तैयार हो गया। उसके बाद इन यूकैरियोट, अब यूकैरियोट के अंदर हमारे पास 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वी हैव 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। पहली बात तो ये कि जो टिक टक टिक टक चलते हैं, नहीं चलते हैं हम लोग, चुप रहो तुम लोग। देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली। जो आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनेलीज में मिलता है, उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एटलीस्ट 3 आरएनए मॉलिक्यूल होने ही चाहिए, 3 आरएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल होने चाहिए। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लिवर। क्लियर कट डिवीजन ऑफ लिवर होता है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 1 तू ये काम कर, 2 तू ये काम कर, 3 तू ये काम कर, है ना। द आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, 1 मिनट, 28 18 5.8। आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा कौन कौन से को, 28S को, 18S को
और 5.8s को। वेयर एज RNA पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s rRNA, snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, इसका पूरा नाम बता दिया। RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA, ये याद रखने लायक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। प्रिकर्सर ऑफ mRNA कौन है? हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, दैट इज HNRNA। RNA पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करेगा बेटा? जिसमें 8 आ रहा है, 28, 18, 5.8, ठीक है। तो 8 वाला किसमें? 1 में। सेकंड के अंदर एक ही है सेकंड के लिए, तो HNRNA प्रिकर्सर ऑफ mRNA, दैट इज हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, HNRNA। थर्ड का भी क्लियर है, सॉरी सेकंड का भी क्लियर है। थर्ड के लिए जितने बचे बाकी के सारे tRNA, 5s rRNA और snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, ये भी क्लियर है, ठीक है। याद करने में आसानी होगी। पहले वाले में जितने भी 8 हैं वो HNRNA सेकंड, थर्ड जो बच गया बाकी के थर्ड करेगा। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सोन एंड इंट्रॉन एंड द नॉन फंक्शनल एंड आर नॉन फंक्शनल। हमको पता है कि एक्सॉन्स के बीच बीच में इंट्रॉन्स भी हैं, तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर एक्सॉन भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। इंट्रॉन्स हमारे लिए नॉन फंक्शनल है, किसी काम के नहीं है। हैंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कल भी आया था, तो हम लोगों को पहले स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन द डिफाइंड ऑर्डर। तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड तरीके से हम लोग इंट्रॉन्स को तो हटाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ते हैं, ठीक है। HNRNA जो है ना बेटा, वो अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। HNRNA के साथ अलग लफड़ा है। इसके अंदर क्या होता है? कैपिंग और टेलिंग नाम के 2 प्रोसेस और होते हैं। कैपिंग के अंदर ये मतलब पूरा चैप्टर बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ से सवाल आने का मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है। मतलब अभी तक जितना पढ़ा उससे तो मतलब जैसे कि डिस्कवरी वाला है वो उस पार्ट से कम आते हैं सवाल, बट आगे का जो पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनने के चांसेस होते हैं। मतलब हर लाइन से सवाल है ना। स्प्लाइसिंग क्या है, क्या हटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, इंट्रॉन्स हटाते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें। और फिर कैपिंग टेलिंग क्या होता है, क्यों होता है, किसके अंदर होता है? HNRNA के अंदर होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि भाई कैपिंग और टेलिंग जिस RNA के लिए करवाया जाता है वो किसका प्रिकर्सर है, और वो जिसका प्रिकर्सर है उसको ट्रांसक्रिप्ट कौन करता है? RNA पॉलीमरेज सेकेंड। समझ गए? तो घुमा फिरा खूब सकते हैं तुमको और तुम फैल जाते हो फिर एक ही सवाल में। आगे देखते हैं। कैपिंग के अंदर क्या होता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट इज मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको ऐड कर दिया जाता है 5th प्राइम एंड ऑफ HNRNA। HNRNA के 5वें एंड के ऊपर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाता है, दैट इज कैपिंग, ठीक है। टेलिंग के अंदर एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज 200 से 300 आर एडेड एट 3rd प्राइम एंड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये बात ज़रूरी है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। एक टेम्पलेट के इंडिपेंडेंटली मैनर की तरह HNRNA के अंदर 3 प्राइम एंड के ऊपर एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज लगभग 200 से 300 जोड़ दिए जाते हैं, जिसका नाम है टेलिंग। इट इज़ दिस फुली प्रोसेस्ड HNRNA। अब ये एक पूरा बना हुआ HNRNA, मतलब कम्प्लीटली रेडी HNRNA, नाउ कॉल्ड mRNA उसको बाद में कहेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से HNRNA में मॉडिफिकेशन हो गए तो क्या बन गया? mRNA बन गया। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद उसको न्यूक्लियस से बाहर फेंक दिया जाएगा ट्रांसलेशन करवाने के लिए। समझ गए? द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज़ इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। अब ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये हमारे समझने के लिए तो शुरुआत है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट अगर आया है तो आया कैसे, है ना कहीं से तो बहुत पहले शुरू हुआ होगा। मतलब इंट्रॉन, जैसे कि अभी हम लोगों को पता है कि भाई जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो अभी ही तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले के ऑर्गेनिज्म के अंदर तो काम आती होगी। इसी तरीके से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के अंदर जो इंट्रॉन्स है वो बेटा अभी ही तो खराब हुए होंगे, अभी ही हमारे लिए नॉन फंक्शनल हुए, क्या पता पहले काम आते हो। तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हम लोगों को प्रोबेबली ये चीज़ बताती है कि पुराने समय के अंदर जो जीनोम का फीचर था वो कैसा था। मतलब साइंटिस्ट ने जब ये चीज़ डिस्कवर कर रही उससे भी पहले जीनोम कैसा था, ये चीज़ हमें शायद बताती है क्या? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का क्या मतलब है? जैसे एंटीक चीज़ होती है मतलब पुरानी चीज़ें, रेमिनिसेंट मतलब बचा हुआ। तो इंट्रॉन्स का प्रेजेंस मतलब इंट्रॉन्स का होना हमारे लिए शायद क्या है? पुरानी चीज़ों का बचा हुआ, मतलब पुरानी चीज़ों का बचना है ना, मतलब एंटीक चीज़ों का बचना। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स मतलब इतिहास का प्रेजेंट में होना, इज़ व्हाट
प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग का प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है कि भाई आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंट है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड हमको शो करता है। इन रिसेंट टाइम, अभी के टाइम पे, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैज़ अज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंस। आज के टाइम पे जो आरएनए की अंडरस्टैंडिंग है, या सॉरी, तो अभी के टाइम पे जो अंडरस्टैंडिंग है आरएनए की, और सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग, बट जो आरएनए की अंडरस्टैंडिंग है और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग है लिविंग सिस्टम के अंदर, ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड पता है हमको डोमिनेंट था भाई, पहले ही डीएनए बन के नहीं आ गया था, पहले आरएनए से ही सब कुछ बना है। तो आई होप तुम लोगों को ये पैरा क्या होगा, क्लियर होगा। कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि अगर जेनेटिक कोड शुरू हुआ तो ये अभी हम ख़त्म करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, और ये वीडियो जाएगा कोई 1 घंटे का, इतना तुम लोग देखोगे नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, तुमको सिर्फ बायो ही नहीं पढ़ने, तो आई होप 1 लेक्चर और बढ़ा देंगे इसका जितना भी है, पर ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है यार, है ना, बाकी के 6-7 में तो नहीं सिमटेगा ये, लगभग 9-10 लेक्चर। आई होप इतने में ना आए, थोड़ा कम बचे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, लिखते रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताते रहें, हमें कांटेक्ट करते रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।